हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अग्रज शागन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। क्या होती है जीओसी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जीओसी में काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। वो कहते हैं जीओसी काफ़ी टफ है और टिपिकल है, समझ में नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जीओसी जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल मेथड है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है ये। एक बार आप समझ लेंगे अच्छे से तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से बिग बैंग थ्योरी, फिर आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ अदर स्पेशीज़ और फिर कुछ नॉर्मल काम की चीज़ें हम वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। ओह व्हाट इज़ दिस। ये कुछ बढ़िया सा आया ना, देख के नहीं लग रहा कि जो क्लास में होता है टीचर वो कुछ ऐसा पढ़ाता है, होमवर्क के लिए थोड़ा सा ऐसा देता है और एग्ज़ाम में भाई साहब ये पूछ लिया, बताओ ये क्या है। अब समझ नहीं आ रहा। तो जितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है, तो ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी नहीं है, अच्छी है, मज़ा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के। ओके, ये क्या है? ये हैं हमारी लीव्स, पत्तियाँ। ठीक है, पत्तियों में एक ये जो कलर है ये कौन सा है? ग्रीन कलर है। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? ड्यू टू क्लोरोफिल। ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? ड्यू टू क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। कुछ ऐसा होता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। तो काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि हरी सब्जियां खाओ, उस पर आपको आयरन मिलेगा। तो आयरन एक अलग कंपाउंड हो गया, बट जो भी ग्रीन लीव्स होती हैं और हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं उनमें ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? उनके ग्रीन पिगमेंट की वजह से। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसको हम लोग आसान तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C55H72O5N4Mg। ठीक है, तो जब ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे आप तो इसमें आपको 55 कार्बन देखने को मिलेंगे। उन पे अगर आप हाइड्रोजन अटैच करते हो तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो 72 होंगे। उसके बाद ऑक्सीजन की वैल्यूज़ काउंट करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 4 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। और सेंटर पे मैग्नीशियम आयन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें कैसे पता चलेगा कार्बन का है? तो याद रखना, जितने नंबर कॉर्नर्स हैं हर कॉर्नर पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। हर कॉर्नर पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कॉर्नर गिन लोगे तो कार्बन एटम्स भी पता चल जाएंगे। ओके, क्लियर। फिर ये क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट है ना। तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स का जो भी आइटम है, ठीक है, उसमें भी हम मोस्ट ऑफ द जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें छोड़ दो, उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है। ठीक है, फिर मेडिसिन्स। हम सब मेडिसिन खाते हैं, सब कभी ना कभी बीमार हुए हैं, सबके घर में बढ़िया बढ़िया मेडिसिन आई है, सबने मेडिसिन खाई है। मेडिसिन के भी टाइप्स होते हैं, है ना। मेडिसिन के भी टाइप्स होते हैं। और जो मेडिसिन है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती है। मेडिसिन किससे बनती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती है। ठीक है, मेडिसिन कितने टाइप्स की होती है? जैसे कि पहली देख लो, एंटीपायरेटिक्स। दूसरी एंटासिड। तीसरी एनाल्जेसिक। तो ये सब टाइप्स होते हैं मेडिसिन के। इनका वर्क क्या होता है, रोल क्या होता है? एंटीपायरेटिक्स
फीवर के टाइम पे काम आती है, टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए। एंटासिड हम लोग एसिडिटी के टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एनाल्जेसिक, जब हम लोग को चोट लग जाती है तो हम लोग को दर्द होता है, तो दर्द को ख़त्म करने के लिए हम पेन किलर लेते हैं। वो पेन किलर क्या है? वो एनाल्जेसिक है। वो पेन किलर क्या होती है? एनाल्जेसिक होती है। तो तरह तरह की मेडिसिन होती हैं और सारी मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होती हैं, ठीक है, समझ गए। मेडिसिन के बाद और क्या चीज़ है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकती है? लाइक पेट्रोल। पेट्रोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा, हम अपने घरों में पेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, धागे, तो फाइबर्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक पीवीसी पाइप्स, ये सब, तो वो भी एक प्लास्टिक है, पीवीसी पाइप, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसे तरह तरह की चीज़ें हैं जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ करते हैं। फिर आता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सब जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी और उनके अकॉर्डिंग इस थ्योरी में ये बात बोली गई है कि जब यूनिवर्स छोटा सा था, बिल्कुल जरा सा, ठीक है, तो इसके अंदर हुए न्यूक्लियर फिजन। क्या हुए? न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। जब न्यूक्लियर फिजन हुए तो ये यूनिवर्स में हुआ ब्लास्ट। इस यूनिवर्स में क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट की वजह से कुछ लाइट एलिमेंट बाहर आए, कुछ लाइट एलिमेंट बाहर आए। ये लाइट एलिमेंट कौन कौन से थे? जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, तो हीलियम, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स बाहर आए, ठीक है। फिर आगे चीज़ें बढ़ती चली गई, ये चीज़ें आगे टूटती गई और न्यूक्लियर फिजन बढ़ते चले गए। जब न्यूक्लियर फिजन की वैल्यूज़ ज़्यादा हो गई तो ये लाइट एलिमेंट ही आगे ब्रेक डाउन हुए हैवियर एलिमेंट्स में। ये लाइट एलिमेंट ही आगे ब्रेक डाउन हुए हैवियर एलिमेंट्स में। इन्हीं हैवियर एलिमेंट्स में एक एलिमेंट हमारा कौन सा था? कार्बन। इन्हीं हैवियर एलिमेंट्स में एक एलिमेंट हमारा कौन सा था? कार्बन, ठीक है। और कार्बन ही मेन हिस्सा है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो कार्बन के बारे में ही पढ़ना है हमको, समझ गए। अब ये वाली पूरी कहानी एक बार देख लेना, आप समझ जाओगे क्या लिखा है, और जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक। फिर व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, किसकी? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनकी रिएक्शंस भी पढ़ेंगे कि कार्बन किस तरह से अदर कंपाउंड से रिएक्ट करता है, किस तरह से नहीं करता है ना। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके रिएक्शंस, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ सकते हो? तो एक्सेप्शन थोड़ा सा है, तो हम किस कंपाउंड के अलावा चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हैं? तो एक्सेप्ट, याद रखना, कार्बोनेट्स, हम कार्बोनेट्स के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा, बाइकार्बोनेट्स, हम बाइकार्बोनेट्स के बारे में यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। तीसरा, कार्बाइड्स, हम कार्बाइड्स के बारे में भी यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि MnCO3 n टाइम्स। बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? MHCO3 n टाइम्स।
कार्बाइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, MC2। ठीक है, तो ये चीज़ें, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ सकते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक, ओके, तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ दिख रही होगी आपको, मेडिसिन से रिलेटेड है ये थोड़ा सा। ठीक है, समझ गए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर द मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। और ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। समझ गए, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। ओह, व्हाट इज दिस, इसको तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है ना, ये कौन है, ये है जादू। कौन है ये, जादू। कहाँ देखा इसको, कौन सी मूवी का है, कुछ याद आ रहा है, कोई मिल गया है ना। तो उस मूवी में ये क्या बना हुआ था, एलियन। उस मूवी में ये क्या बना हुआ था, एलियन बना था ना। तो अब अगला क्वेश्चन है, डू वी हैव एलियन ओरिजिन, क्या हमारे आसपास हमारे अलावा और स्पेशीज़ हैं, क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका आंसर है यस, इसका आंसर क्या है, यस, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आपको याद है जब बहुत साल पहले जब मीटियोरॉइड गिरा था, याद है जब मीटियोरॉइड गिरा था, है ना। तो मीटियोरॉइड गिरा था तो किसको लेके डूबा था, डायनासोर को। ठीक है, डायनासोर को लेके डूबा था कि नहीं। उस मीटियोराइड में हमको 90 अमीनो एसिड मिले थे, क्या मिले थे, 90 अमीनो एसिड्स मिले थे। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। और यही अमीनो एसिड और प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए और आरएनए के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉपरली नहीं लेकिन कुछ हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए और आरएनए के लिए। ये 90 अमीनो एसिड, इन 90 अमीनो एसिड्स में 19 अमीनो एसिड्स ऐसे थे जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ठीक है, जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ठीक, समझ गए। तो अगर 90 में 19 अमीनो एसिड ह्यूमंस वाले हैं तो बचे जो भी हैं, जो भी 70 बचे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अदर स्पेशीज़ में तो मिलते ही होंगे, मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे, मिलते होंगे ना। तो उससे कंफर्म होता है कि हमारे पास एलियन स्पेशीज़ की ओरिजिन है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर ना, बढ़िया। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट पेज। कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला फीचर जो होता है हमारा वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली किससे बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली बने होते हैं कार्बन से,
तो यहाँ पे हम किसके फीचर्स की बात करेंगे? कार्बन के फीचर्स की बात करेंगे। तो कार्बन का जो सबसे पहला फीचर है वो होता है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट एटम। कार्बन कैसा एटम है? टेट्रावेलेंट एटम है। व्हाट इज टेट्रावेलेंट? टेट्रावेलेंट क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रा मीन्स होता है 4, वैलेंट मीन्स होता है वैलेंसी, यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। ठीक है, 4 वैलेंसी क्यों है? ठीक, क्योंकि कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो होता है 2,4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2,4। अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 रूल फॉलो करने पड़ सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल ये स्टेबल हो जाए। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये स्टेबल हो जाए। ड्यूप्लेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ड्यूप्लेट रूल क्या कहता है? कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अगर कार्बन ये वाली आउटर मोस्ट शेल से 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसके पास अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कार्बन स्टेबल हो जाएगा। बट अगर वहीं कार्बन लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसको ये समझ में आया कि इसको लॉस भी 4 करने हैं और गेन भी 4 करने हैं। जब लॉस और गेन दोनों ही सेम करने हैं तो फिर उसमें एनर्जी का लॉस और एनर्जी का गेन बराबर ही होगा। जब एनर्जी का लॉस और गेन बराबर है तो वो कोई एक प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, इसलिए कार्बन में आपने देखा होगा मोस्टली कार्बन का जो भी हम लिखते हैं तो कार्बन को मोस्टली क्या हमेशा हम 4 लिखते हैं। ठीक है, कभी +4 -4 नहीं लिखते। इसी वजह से नहीं लिखते हैं क्योंकि कार्बन पे दोनों की ही सिचुएशन होती है, वो बराबर रहता है। कार्बन 4 लॉस भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, इसलिए हम उस पर प्लस माइनस यूज नहीं करते। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक, कार्बन हैज़ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन हैज़ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल, एक कार्बन है, उसके पास 4 बॉन्ड है, वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, उसके पास भी 4 बॉन्ड है। फिर ये दोनों कार्बन आपस में 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इनके पास भी 4 बॉन्ड है। फिर ऐसे कार्बन लगाते चले जाएंगे, उसके बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे। आप जितने कार्बन लगाएंगे उतने बॉन्ड बढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन की चेन एक ऐसी चेन है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, कार्बन के अलावा भी ऐसे एटम्स हैं जिनकी चेन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, ये सब कंपाउंड्स हैं, ये सब एटम हैं जिनकी चेन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक, समझे? तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है? तीसरी प्रॉपर्टी होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have कार्बन एंड हाइड्रोजन,
ठीक है। तो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वो कार्बन और हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? होमो एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमो एटम्स बोलते हैं, क्योंकि यही हमारा मेजर फंडा होता है, यही हमारा मेजर काम है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही दो चीज़ें हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। ठीक। अदर एटम than carbon and hydrogen like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, fluorine, chlorine, bromine, iodine are called heteroatoms। ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आएगा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उनको हीट्रो एटम में कंसीडर करना। उन एटम्स को, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब हीट्रो एटम्स में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? फिर आता है वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को समझाया किसने? जॉन जैकब बर्जीलियस ने। किसने समझाया? जॉन जैकब बर्जीलियस ने। बर्जीलियस के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा फोर्स होता था जो उसको ज़िंदगी जीने में हेल्प करता था, जिसको उन्होंने नाम दिया लाइफ फोर्स थ्योरी। इसको बर्जीलियस ने क्या नाम दिया? लाइफ फोर्स थ्योरी। ठीक है। यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो जीवन चलाती हो। बाद में इसको नाम पड़ा वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक। इन्होंने बर्जीलियस ने ये बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बना सकते। ठीक है। तो उनके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि बर्जीलियस आउटलाइंड 3 key principles of the vital force theory। पहली चीज, synthesis of organic compounds necessitates a vital force often attributed to God। ठीक है। यानी कि जो वाइटल फोर्स है वो सिर्फ गॉड ही दे सकता है और कोई भी इंसान उसे नहीं बना सकता। ठीक। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैबोरेटरी सेटिंग। अगर हम किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की सोचें तो ऐसा कंपलसरी है ही नहीं। ऐसा मतलब कंपलसरी क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। ठीक है। ये बर्जीलियस ने कहा था किस टाइम पे? 1815, यानी कि 1815 ईयर मीन्स 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बर्जीलियस ने ये चीज़ बोल दी थी। ठीक है। उसका भी रीज़न है कि उस टाइम पे इतना साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो ये बोलना सही था। Organic compounds originate exclusively from living organisms containing this vital force, which is considered a gift from God। ठीक है। बर्जीलियस का तीसरा और मेन पॉइंट ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही निकाले जा सकते हैं। हम उसे कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम उसे सिंथेसाइज कर सकें, हम उसे बना सकें। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जा सकते हैं, जिसको उन्होंने एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड बोल दिया हुआ है। ठीक। बट हम सब जानते हैं कि देयर इज अ मोर इंटेलिजेंट दैन इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट दैन मोर इंटेलिजेंट, है ना। यानी कि हर विद्वान से ज़्यादा विद्वान व्यक्ति इस दुनिया में प्रेजेंट है। कुछ गलती से बन जाते हैं और कुछ होते ही हैं। तो ऐसे ही एक आए फ्रेडरिच
होलर, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, ये अपनी लैब में कुछ करना चाहते थे एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर, बट इनको उसका रिजल्ट पता नहीं था और इनसे एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया की फॉर्मेशन हो गई, वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इन 1820 जिसने कि सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल कर दिया, ठीक है। तो फ्रेडरिच होलर की उस डिस्कवरी ने वाइटल फोर्स थ्योरी को फेल कर दिया, और वो सिचुएशन क्या थी, वो रिएक्शन क्या थी, ये रिएक्शन है। उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4CNO। NH4CNO को उन्होंने हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद उनको जो रिज़ल्ट मिला वो मिला NH2CO NH2, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। यही NH2CO NH2 कुछ बुक्स में आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख सकते हो इसको, NH2CO NH2। वहीं कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है N2H4CO। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। और वहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी देखने को मिलेगा NH2 का होल ट्वाइस CO। तो इतने तरीके से, 3 तरीके से हम यूरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं, समझ गए, ठीक है। ये था हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक, वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन डिवाइड हुए हैं 2 पार्ट में, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड हुए हैं 2 पार्ट में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक। अनसैचुरेटेड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है, एल्कीन्स और एल्काइंस में, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स, ठीक है। इसको हम लोग बेंजॉइड्स और नॉन बेंजॉइड्स भी कह सकते हैं। सैचुरेटेड में कौन से आते हैं, एल्केन्स आ जाते हैं हमारे सैचुरेटेड में, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वाले, ठीक है। एल्कीन्स में कौन से आ जाते हैं, एल्कीन्स में हम सब जानते हैं कि एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टर्स वाले आ जाते हैं। एल्काइंस में इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। एलिसाइक्लिक मतलब एक साइक्लिक फॉर्म, यानी कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ से कार्बन से बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया और वापस से आप घूम के उसी कार्बन पे आ गए, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में कार्बन लगा हुआ है। हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, और इधर से वापस घूम के अपने इनिशियल पॉइंट पे चले गए। तो वो होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक। उसमें आते हैं हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाले, ठीक है। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कितने कॉर्नर हैं, इसमें एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, और एक कॉर्नर ये है। इसमें 4 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पे कार्बन लगा हुआ है। अगर हर कार्बन के बीच देखो तो एक सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है सिंगल बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंगल बॉन्ड को, ठीक है। तो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड कैसे हो गया, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, जिन्हें साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अनसैचुरेटेड कौन से हो जाएंगे, जैसे जिस किसी में बीच में डबल बॉन्ड आ गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, ठीक, समझ गए।
क्लियर हो गया, है ना। साइक्लिक में वैसे बेसिकली दो टाइप्स और होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं हमारे, होते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, वो भी समझ लो एक बार होमोसाइक्लिक क्या होता है, ठीक है। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड जिनकी साइक्लिक फॉर्म हो, लेकिन अब उसमें जो कॉर्नर्स हैं वो सारे एक ही आटम से सेटिस्फाइड हैं, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, ये हम बता चुके हैं। तो इसमें अगर देखो तो हर कॉर्नर पे कार्बन है, ठीक है। इसमें भी हर कॉर्नर पे कार्बन है, ठीक है। और इसमें भी हर कॉर्नर पे कार्बन है ना। तो ये सब होते हैं होमोसाइक्लिक। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं, जैसे ये कंपाउंड चल रहा है और बीच में ऑक्सीजन आ जाए, तो इसमें 4 कार्बन है। वैसे तो 5 मेंबर की रिंग है, लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं टोटल, 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और रिंग कितने मेंबर की है, रिंग है 5 मेंबर की। 5 मेंबर की रिंग होने का मतलब है अगर होमोसाइक्लिक होता तो इसमें 5 के 5 कार्बन होते, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक है तो इसमें सारे कॉर्नर कार्बन तो नहीं हो सकते, समझ गए। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सारे का कॉर्नर कार्बन ना हो, कोई एक कॉर्नर, एटलीस्ट कोई एक कॉर्नर डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड होना चाहिए। एरोमेटिक में आते हैं बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स, बेंजोइड्स या नॉन बेंजोइड्स। बेंजोइड्स मीन्स जो बेंजीन जैसे हों, बेंजीन जैसे इन द सेंस कुछ इस तरह से दिखते हों, जो जैसे हमारी बेंजीन दिखती है, ऐसे जो ऐसे कंपाउंड्स होंगे वो बेंजीन होंगे। लाइक ये बेंजीन है, एक और स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं, लाइक ये नैफ्थलीन है, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बेंजीनॉइड्स। और नॉन बेंजीनॉइड्स जो बेंजीन जैसे नहीं दिखते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनॉइड्स। क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं एफ डॉट सी डॉट से, ठीक। इसका एक फॉर्मूला होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट हम जनरल सी एक ट्रिक के बेस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, ठीक है। एक इस तरह से बना सकता है, एक डबल बॉन्ड के फॉर्म में बना सकता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में बना सकता है, ठीक है। हम कार्बन के बेसिस पे पढ़ेंगे, बाकी अदर एटम के बेसिस पे आप अपने आप समझ जाओगे। तो जब भी कोई एटम अपने सारे बॉन्ड यूज़ करता है, ठीक है, जब भी कोई एटम अपने सारे बॉन्ड यूज़ करता है, तब उस एटम का जो फॉर्मल चार्ज होता है वो आता है 0। कितना आता है, 0 आता है, ठीक।
वहीं जैसे अगर कार्बन बिहेव्स लाइक नाइट्रोजन, है ना, यानी कि कार्बन अब 5 बॉन्ड बनाने लगे, तो कैसे बनाएगा? और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि माइनस चार्ज आ गया इस पे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। या फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कुछ कुछ नाइट्रोजन जैसा दिखने लगेगा, है ना। जब ये नाइट्रोजन जैसा दिखने लगेगा तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का मतलब है कि इसने, इसका जो Fc आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा -1। कितना आएगा? -1। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका Fc हो जाता है -1। इफ़ इन कंडीशन जो कार्बन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो उसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड बचेंगे। वो इस तरह से बना सकता है, या फिर इस तरह से बॉन्ड बना सकता है, या फिर इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कार्बन ने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। लॉस किया मतलब कि उसका Fc क्या बन गया? +1 बन गया। उसका Fc कितना बन गया? +1 बन गया। ठीक है, यानी कि जब कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड इस्तेमाल कर रखे थे तब उसका Fc कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कार्बन ने, वो नाइट्रोजन के जैसे बिहेव करने लगा, तो उसका चार्ज कितना हो गया? Fc कितना हो गया? -1 हो गया। -1 क्यों हुआ? क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे चार्ज कितना हो गया? +1 हो गया। ऐसे ही अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता, ठीक है, तो उसका Fc कितना हो जाता? -2 हो जाता। 3 गेन कर लेता तो Fc कितना हो जाता? -3 हो जाता। 2 लॉस कर देता तो Fc कितना हो जाता? +1 हो जाता। 3 लॉस कर देता तो Fc कितना हो जाता? +3 हो जाता। समझ गए? 2 गेन पे +2, 2 लॉस पे +2, 1 लॉस पे +1 और 3 लॉस पे +3। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना एक बार। फिर है ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो ये चीज़ याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व हो रही हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो कितनी हैं, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। अब ये कैसे बनती हैं वो भी अब देख लोगे। तो एक क्वेश्चन है कि वाई वी कांट राइट CH4, sorry, why we can't write CH4 like, आपने देखा होगा अपनी बुक्स में CH4 ऐसे तो बहुत रेयर केस में ही आपको देखने को मिला होगा। CH4 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया होगा। ठीक है, लाइक दिस, मतलब कि HCH जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो। हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है,
जो हमारी बुक्स में बना हुआ होता है वो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है ना, थोड़ा सा पतंग शेप में, पतंग के जैसा कुछ ऐसा बना हुआ होता है। तो हम इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, हमें ऐसा ही क्यों लिखना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। जब आप कार्बन की बात करते हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल तो कितना आएगा, 1s2, 2s2 और 2p2। अब इसकी ग्राउंड स्टेट बना लो, क्या बना लो, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जब भी बनती है याद रखना ऑर्बिटल्स की बनती है और लास्ट ऑर्बिटल की, और लास्ट ऑर्बिट की बनेगी हमेशा। तो लास्ट ऑर्बिट क्या है, 2s और 2p होते हैं, तो s ऑर्बिटल ऐसी दिखती है और p ऑर्बिटल ऐसी दिखती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है तो वो किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। इलेक्ट्रॉन फिलिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। और हुंड ने क्या कहा था, हुंड ने ये कहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो हम उनको एक एक करके भरेंगे, एक स्पिन पहले भरेंगे दूसरी स्पिन बाद में भरेंगे। यानी कि हुंड ने कहा एक एक करके जाना, झुंड में मत जाना। ठीक, तो पहले एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन भरा हमने, फिर दूसरे स्पिन का भर दिया। फिर पी में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 2 इस तरीके से फिलअप कर दिए। ठीक है, हमको 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, को 4 हाइड्रोजन लगाने। 4 हाइड्रोजन लगाने के लिए हमारे पास 4 ऐसी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जिनकी एनर्जी सेम हो। यहाँ पे 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p ऑर्बिटल से कम है। ठीक है, जब इसको हम एक्साइट कराएंगे, इसको हम क्या कराएंगे, एक्साइट कराएंगे, तो इसकी बनाओ एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। जब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाओगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा आगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब हाइड्रोजन, अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल, इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल हो गई है। इनकी एनर्जी कैसी हो गई है, इक्वल हो गई है। तो ये हो गया एक हाइब्रिड स्लॉट। ये कैसा स्लॉट हो गया, एक हाइब्रिड स्लॉट हो गया। ठीक है, तो उसको किस तरह से बनाते हैं हाइब्रिड स्लॉट को, वैसे बनाते हैं। एस ऑर्बिटल पहले थी, फिर 3 पी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, इस तरह से बना। ये बना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें हाइड्रोजन बाइंड अप हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ बाइंड अप हो जाएगा, एक यहाँ बाइंड अप हो जाएगा, एक यहाँ बाइंड अप हो जाएगा और एक यहाँ बाइंड अप हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, समझ गए। इस तरह से CH4 की जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आती है, इसमें S के एक इन्वॉल्व हुआ है, S का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और P के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। तो ऐसे लिखते हैं sp3, S का एक और P के 3। sp3 के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन, जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है आपकी टेट्राहेड्रल शेप की। किस शेप की, टेट्राहेड्रल शेप। और टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, वो थोड़ा सा ऐसा शेप होता है, पतंग जैसा। ठीक है, ये शेप होता है आपका टेट्राहेड्रल शेप। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट। ठीक है, फिर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस फ्री लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, इन चीज़ों को हम ऐड करके निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालोगे तो वो देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। ऐसे ही डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसीडर कर सकते हो एज अ 1 सिग्मा। ठीक है, तो इससे कंफर्म होता है कि हमारे पास हर बॉन्ड में अगर देखा जाए तो एक सिग्मा होता है। हम लोन पेयर को भी एज अ सिग्मा काउंट कर सकते हैं। ये सिग्मा काउंट करने के बाद इसमें पुट अप करना SPPP DDD, जितने सिग्मा आए उतने बार गिनना और जो वैल्यू निकले उसको लिख देना। जैसे किसी भी कंपाउंड में मान लेते हैं 4 सिग्मा कैलकुलेशन हुए और 0 लोन पेयर हैं। सिग्मा 4 हैं और लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं, तो काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंट किया, यानी कि इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो क्या आई, S का 1 और P कितने लगे, 3 लगे, तो SP